तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई वो गांग सिटी में मौजूद होता है और वहां पर कुछ लोगों ने चशी को हर्ट किया था, जिसकी वजह से योंगफाई उन लोगों के साथ लड़ जाता है। और उन लोगों की लड़ाई इतनी खतरनाक लेवल पर चली जाती है कि वो लोग फिर एक अलग ही मैदान में जाकर उस लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं। वहां पर एक मोटो वॉरियर जब योंगफाई से हार जाता है तो वो गुस्से में अपने एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को समन कर लेता है। मगर योंगफाई भी हार नहीं मानता, वो भी अपने ईविल फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो इतना खतरनाक हो जाता है कि वो मोटा वॉरियर तो उसके आगे जरा भी नहीं ठहर पाता और बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। और वहां पे मौजूद पूरी की पूरी गांग सिटी की आर्मी योंगफाई पर हमला कर देती है। तो योंगफाई भी इतना खतरनाक हो जाता है कि वो फिर उन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। उसके आगे पूरी की पूरी आर्मी ही तितर बितर हो चुकी थी, कोई भी उसके आगे नहीं ठहर पा रहा था। फिर वहां पर 4th लेवल के पीक का एक मास्टर अपीयर होता है। वो योंगफाई को आकर मारने की कोशिश करता है, तो वहां पर गोंगफाई उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो भी इंजर्ड हो जाता है और वो मास्टर फिर दोबारा से योंगफाई पर हमला करता है। तो योंगफाई उस जायंट हैंड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर चशी को बचाने के लिए अपने सामने एक बड़ी सी शील्ड एक्टिवेट कर देता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट हैंड जैसे ही उस शील्ड को जाकर हिट करता है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। वो धमाका इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहां पर जमीन टुकड़े टुकड़े होकर रह जाती है और हर जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है। और ये धमाका बहुत बड़े एरिया को अपनी लपेट में ले लेता है, जिससे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा तबाही होती है। और हमें चर्ची के फेस के ऊपर ब्लड गिरते हुए दिखाया जाता है, जो कि असल में योंगफाई का ब्लड होता है। ये देखकर चशी भी काफी डर जाती है। उसे दिखाई देता है कि इस अटैक के बाद योंगफाई बुरी तरह से हर्ट हुआ है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा है। योंगफाई इस अटैक के बाद काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो घुटनों के बल आ गया था और उसके ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से उसके मुंह से बार बार खून निकलने लगता है, जिसके बाद चशी फौरन से उसके मुंह पे हाथ रखकर उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि प्लीज ब्रदर, मुझे छोड़कर मत जाना। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतने में योंगफाई की बॉडी से फिर से ब्लड वॉमिटिंग होने लगती है, तो चंशी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके बावजूद भी योंगफाई के मुंह से वो ब्लड टपकने लगता है। तो चशी भी समझ जाती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, मगर योंगफाई उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं अभी भी ठीक हूं। इतने में उसे वहां पर कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि उसे और गोंगफू को दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं कि फाइनली अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, तब ये ज़्यादा नहीं लड़ सकता, और ऊपर से वो ओल्ड मैन भी इसे अब ज़्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद भी अपनी हाफ लाइफ डिस्ट्रॉय कर चुका है। ये सुनकर यहाँ पर योंगफाई कहता है, तुम लोग मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं दे रहे ना, तो फिर ठीक है, मेरे पास भी फिर कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर मैं भी अब अपनी आखिरी कोशिश करूंगा। मगर यहाँ पे खड़ा हुआ वो मास्टर कहता है कि एक तो तुम मौत के मुंह में जाग चुके हो और ऊपर से अब भी तुम ये सपने देख रहे हो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे। मेरे होते हुए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मगर यहाँ पर यांगफाई कहता है कि जब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना हो तो फिर अब कश्ती को आग लगाकर ही निकलना होगा, क्योंकि अब वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे फादर ने मुझे एक मर्तबा बताया था कि ब्लड रिवर्सल टेक्निक इतनी खतरनाक है कि ये हमारे ब्लड के साथ साथ हमारे कैरेक्टर में भी न जाने कितने ही चेंजेस लेकर आती है। एक मर्तबा अगर हम लोगों ने ब्लड रिवर्सल टेक्निक को यूज कर दिया तो उसके बाद लाइफ एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस टेक्निक को यूज करने वाला कोई भी बंदा आज तक सर्वाइव नहीं कर पाया। ये कहने के साथ ही वो फौरन से गोंगफू से कहता है कि फौरन इस लड़की को संभालो। ये कहकर वो चर्ची को उसके हवाले कर देता है, तो गोंगफू वहां से चर्ची को दूर ले जाता है और यांगफाई वो अपनी फुल पावर को अनलॉक करने के लिए अपनी उस ईविल पर्सनैलिटी को पूरी तरह से रिलीज कर देता है और उसकी केन्स को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो ईविल बॉडी अब पूरी तरह से यांगफाई की बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है और उसकी पावर अब पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमें यांगफाई की बॉडी के चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक ब्लड एनर्जी ओरा दिखाई देता है। ये एनर्जी वेव इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इससे वो मास्टर भी हैरान हो जाता है और हम लोग यांगफाई के चारों तरफ वो ब्लड एनर्जी सर्कुलेट होते हुए देखते हैं और उसके पीछे अचानक से जमीन से एक जाइंट हैंड बाहर निकल आता है, जिसे देखकर वो सोल्जर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यांगफाई के पीछे एक जाइंट डेमोनिक बॉडी बाहर निकलने लगती है और वो मास्टर यांगफाई के बारे में कह रहा होता है कि अभी अभी जो एनर्जी इस लड़के ने रिलीज की थी ये मेरी एनर्जी से काफी ज्यादा पावरफुल थी। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई के पीछे एक नहीं बल्कि 7 ईविल इनकारनेशंस अपीयर होती हैं, जिस पर वहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे वॉरियर्स चौंक जाते हैं कि ये ईस्टर्न वॉरियर तो कल्टीवेशन की अल्टीमेट लेवल तक जा पहुँचा है। मैंने आज से पहले कभी भी किसी को भी एक्सटर्नल इनकारनेशंस को जनरेट करते हुए नहीं देखा
और वहाँ पे मौजूद एक यंग मास्टर कहता है कि ये लड़का अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल का है और ये एक साथ 7 इनकारनेशंस को यूज़ कर सकता है। ये सच में एक लेजेंडरी वॉरियर है। मगर यहाँ पर गोंगफू को पता चल जाता है कि उसका मास्टर एक ब्लड रिवर्सल टेक्निक यूज़ कर रहा है। मगर दूसरी तरफ चशी परेशान होती है, उसे यकीन नहीं था कि योंगफाई उसके लिए इस हद तक जा सकता है। और दूसरी तरफ हम उन इनकारनेशंस को देखते हैं। वो 7 इनकारनेशंस फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी डेमोनिक पावर्स वो योंगफाई की बॉडी में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती हैं, जिसके साथ योंगफाई की बॉडी वो काफ़ी तेज़ी के साथ अपग्रेड होना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी अब एक सुपर बॉडी में कन्वर्ट होने लगी थी। देखते ही देखते उसके बालों का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो 7 इनकारनेशंस अपनी सारी की सारी एनर्जी जब उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं, तो फिर योंगफाई फ़ौरन से अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए एक ईविल लाइट डीमन, एक स्वर्ड जनरेट कर देता है। वो अपनी बॉडी को अब एक एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाता है, जिससे अब उसके दुश्मनों को कोई भी नहीं बचा सकता। उसे पता था कि अब आर पार का खेल है। वो गोंगफू से कहता है कि फ़ौरन से चशी को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। तो गोंगफू फ़ौरन से चशी को उठाता है और वहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है और चशी से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम यूशिन हो या नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में तुम्हें नहीं बचा पाया था, पर मुझे सारी जिंदगी उसका अफसोस रहेगा। मगर क्योंकि तुम मुझे अब दोबारा से मिली हो, तो मैं तुम्हें अब दोबारा से इसे खोने नहीं दूंगा। मैं दोबारा से अब पछताना नहीं चाहता, क्योंकि पिछली लाइफ का अफसोस मुझे आज तक अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं दोबारा से उस सेम सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहता। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को अटैक के लिए रेडी करता है और कहता है कि मैंने विल ऑफ हेवन के अगेंस्ट जाना है और अपनी और योश की किस्मत को बदलना है। उसकी डेमोनिक स्वॉर्ड से एक धुआंधार एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। वो उस एनर्जी को एकदम से रिलीज करता है तो वो स्वॉर्ड एनर्जी उस मास्टर के बिल्कुल पास से होकर गुजर जाती है, जिस पर वो मास्टर भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। मगर यहाँ पर योंगफाई फिर से उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और अपना सेकेंड मूव यूज करता है। ये देखते ही वो मास्टर फौरन से अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करके योंगफाई के अटैक को किसी तरह रोक लेता है। मगर उस अटैक को रोकने के लिए भी उसे अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। मगर यहाँ पर योंगफाई तो अभी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसने 7 इनकारनेशन टेक्निक को यूज किया है, तो वो इस टेक्निक के साथ 7 अटैक कर सकता है और उसका हर एक अटैक पहले अटैक से ज्यादा ताकतवर होगा। और उसका थर्ड अटैक ही इतना ताकतवर होता है कि वो उस बैरियर के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। जिसके बाद हमें योंगफाई की मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसमें योंगफाई वो योश के साथ होता है। यूशिन जब उससे फर्स्ट टाइम मिली थी तो उसने कहा था कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। यूशिन को याद करने से ही उसके इमोशंस इतने ज्यादा भड़क रहा होता है कि जैसे उसके अंदर कोई बड़ा सा ज्वालामुखी हो जो कि फट रहा हो। और ऊपर खड़ा हुआ वो मास्टर कहता है कि इसकी सोर्ड एनर्जी वो हर अटैक के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये कहने के साथ ही वो योंगफाई को अटैक करता हुआ देखता है तो वो भी फौरन से अपनी वो जॉइंट हैंड टेक्निक यूज कर देता है। मगर यहाँ पर योंगफाई को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार था। वो अपनी सोर्ड एनर्जी के साथ उस जॉइंट हैंड को पूरी तरह से तितर बितर करके रख देता है। मगर वो मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस पावर के साथ मुझे हरा पाओगे? तुम्हें लगता है कि शायद दिन में सपने देखने के आदी हो? ये कहने के साथ ही वो अब डबल जेट हैंड यूज करता है। मगर यहाँ पर योंगफाई वो अभी भी इमोशंस की दुनिया में खोया हुआ होता है। उसके सामने सिर्फ यूशिन ही होती है और उसकी मौत का अफसोस उसे अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रहा होता है। वो अपनी पास्ट मेमोरीज में यूशिन का नाम जान जाता है, जिसके बाद से वो यूशिन के और भी ज्यादा क्लोज हो गया था। यूशिन की मेमोरीज उसे इतनी ज्यादा एनर्जी दे रही होती है कि वो उस मास्टर से भी काफी ज्यादा आगे चला गया था। उसके एक ही अटैक में उन दोनों के दोनों जॉइंट हैंड्स को बहुत ही आसानी से खत्म करके रख देता है और सीधा उस मास्टर को जाकर हिट करता है। इस अटैक की वजह से वो मास्टर भी इंजर्ड हो गया था और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था। मगर जब वो योंगफाई की तरफ देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लड़का अपने हर एक सोर्ड एनर्जी अटैक के साथ अपनी लाइफ पावर को यूज कर रहा है। देखते ही देखते यहाँ पर योंगफाई अपनी सोर्ड को हवा में लहलाता है तो उसकी सोर्ड एनर्जी पूरी तरह से पूरा का पूरा आसमान ही कवर कर लेती है। ये देखते ही वो मास्टर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने हार मान जाऊंगा। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है। वो 10,000 स्वॉर्ड्स बहुत ही तेजी के साथ योंगफाई की तरफ जा रही होती है। मगर यहाँ पर योंगफाई का गुस्सा वो सर चढ़ता जा रहा होता है और उसे अभी भी उन ड्रीम्स में यूशी दिखाई दे रही होती है। वो उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ में अपनी कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय कर बैठा था। मगर इस लाइफ में वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। वो हर हाल में सेम सिचुएशन को रिपीट होने देने वाला ही नहीं था। वो कहता है कि प्लीज गॉड, मुझे मेरा ब्लड और मेरी लाइफ वापस कर दो।
ये कहते हुए वो इस मर्तबा अपनी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ओरा रिलीज करते हुए अपनी पावर को एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा देता है, जिसके साथ हमें उसकी ब्लड एनर्जी के साथ साथ एक गोल्डन एनर्जी को भी दिखाया जाता है, जो कि उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो रही होती है। और योंगफाई एक साथ ही दोनों की दोनों एनर्जी को एक साथ कंबाइन करते हुए उसके साथ अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर देता है। ये वाला एनर्जी अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसके सामने 10,000 स्वॉर्ड्स भी बिल्कुल तिनकों की तरह बिखर जाती हैं। और वो मास्टर अपनी तरफ इतने बड़े एनर्जी अटैक को आता हुआ देखकर फौरन से अपने सामने एक स्वॉर्ड शील्ड बना लेता है। मगर वो अटैक जैसे उससे टकराता है तो उस मास्टर को भी लग पता जाता है कि उसने किससे पंगा ले लिया है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्वॉर्ड शील्ड कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है और ऊपर से वो एनर्जी बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते वो स्वॉर्ड एनर्जी इतनी जोर से उस मास्टर को हिट करती है कि वो पीछे एक दीवार पे जा लगता है। इस अटैक के बाद से उसको काफी ज्यादा इंजरीज हुई, यहाँ तक कि वो मास्टर अब ब्लड वॉमिटिंग करने लगता है। पर उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर योंगफाई की लाइफ एनर्जी वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होने लगी है, जिसके बाद उसे अब एक उम्मीद सी आ जाती है कि ये लड़का बहुत जल्द मरने वाला है। योंगफाई अब काफी ज्यादा वीकनेस फील करने लगा था और अब उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा वीक हो गई थी, पर अब भी उसके इरादे बिल्कुल मजबूत होते हैं। वो हर हाल में चेंग शी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी लाइफ का आखिरी कतरा तक दांव पर लगा देता है और अपनी उस डेमोनिक स्वॉर्ड की पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे जिंदा रहने का अब कोई भी चांस नहीं है। आज मैं हर हाल में चेंग शी को प्रोटेक्ट करके ही जाऊंगा। उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि बहुत दूर खड़े हुए सोल्जर्स भी उससे डर रहे होते हैं। और वो मास्टर कहता है कि इसने अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को भी आखिरी बार यूज कर लिया है, यानी कि इसकी मौत अब पक्की है। योंगफाई यहाँ पर अपने आखिरी अटैक को यूज करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को जैसे ही हवा में ऊपर लहराता है तो हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड एनर्जी अब पहले के मुकाबले में 10 टाइम्स बढ़ चुकी होती है और हमें उसके पीछे कुछ गॉड आई भी दिखाई देती हैं। और यहाँ पर ये मास्टर भी उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और उसके साथ टर्टल शील्ड को एक शील्ड की तरह यूज करते हुए उसे जैसे ही एक्टिवेट करता है तो वहां पर उसके चारों तरफ एक डोमेन एक्टिवेट हो जाता है और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी टर्टल शील्ड एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, जो कि जमीन से योंगफाई के सामने आती जा रही होती है। मगर योंगफाई को उसकी कोई परवाह नहीं होती कि उसके सामने अगर मल्टी लेयर शील्ड है। वो बस एक ही बात सोच रहा था कि उसे अपने एक अटैक में अब पूरा खेल खत्म करना है। वो कहता है कि भले ही मेरे पास अब ज्यादा लाइफ नहीं है, मगर मेरे पास एक चांस मौजूद है जिससे मैं पूरा का पूरा खेल खत्म कर सकता हूँ। वो तेजी से भागते हुए उस शील्ड की तरफ चला जाता है और जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो वो फिर से अपनी पास्ट मेमोरीज में चला जाता है, जहां पर वो यश के साथ होता है और ये इमोशंस ही होते हैं जो कि उसकी पावर को और भी ज्यादा बूस्ट कर रहे होते हैं। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है, जिससे उसकी पावर भी बढ़ती जा रही होती है। यूशल लाइफ में बस अकेली एक ऐसी लड़की थी जो कि उसे पसंद करती थी और उसे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देती थी, मगर पूरी दुनिया ने योंगफे को ठुकरा दिया था क्योंकि वो अब कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। सिर्फ यूशर का एक सच्चा प्यार था जिसकी वजह से योंगफे बस उसी के साथ ही रहा करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंगफे उस शील्ड को और उस मास्टर को खत्म करने के लिए फौरन से भागते हुए उन लोगों के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। उसकी स्वॉर्ड एनर्जी खतरनाक लेवल तक जा चुकी होती है। उसका पावर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि वो अब उस मास्टर से बहुत ही आगे जा चुका था। वो मास्टर किसी तरह बस अपनी सुप्रीम ट्रेजर्स को यूज़ करके ही अपनी जान बचा रहा था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योंगफे जैसे ही अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के साथ अपना लास्ट अटैक करता है तो उसका लास्ट अटैक पहले वाले सारे अटैक्स के मुकाबले में 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो उन टर्टल शील्ड्स को मक्खन की तरह काटते हुए सीधा उस मास्टर के करीब जा पहुंचता है। ये देखकर उस मास्टर के भी तोते उड़ जाते हैं और वो खुद को बचाने के लिए फिर से अपने सामने एक और बैरियर बना देता है। मगर वो स्वॉर्ड एनर्जी अटैक इतना खतरनाक होता है कि हर एक चीज़ को 2 टुकड़े कर देता है, यहाँ तक कि वो पूरा का पूरा पैलेस ही बीच में से कट गया था और आसमान में मौजूद क्लाउड्स भी 2 हिस्से हो गए थे। हर एक चीज़ पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुकी होती है। योंगफे ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, मगर साथ में उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ एनर्जी को भी गंवा दिया था, जिसकी वजह से अब उसमें दोबारा अटैक करने की जरा भी ताकत नहीं होती और ना ही वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो पा रहा था। उसे पता था कि इस टेक्निक को फुल यूज करने के बाद उसके सर्वाइव करने के चांस बिल्कुल जीरो हैं। और यहाँ पर चैनशी उसे जब इस हाल में देखती है तो वो उसके पास जाने के लिए गोंगफू को जोर से काटती है और अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागती है,
मगर जब वो रास्ते में गिरती है तो वो दोबारा से खड़े होकर भागती है और योंगफे के पास जाती है, मगर योंगफे वहां पर नीचे पड़ा हुआ होता है। मगर यहाँ पर अभी भी वो मास्टर जिंदा बच गया था। ये देखकर गोंगफू भी हैरान हो जाता है और वो मास्टर जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि फाइनली इस लड़के का काम तमाम हो गया। वहां पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे दोबारा खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये मास्टर योंगफे को मारने के लिए उसके करीब आते हुए एक फूल को भी कुचल देता है और योंगफे से कहता है कि फाइनली तुम्हारा ईविल वे वो खत्म हो गया। मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं अब भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ। उसे आगे आता देखकर गोंगफे योंगफे को बचाने के लिए जाता है, मगर वहां पर मौजूद सोल्जर्स वो गोंगफू को रोक लेते हैं और वो मास्टर फौरन से अपनी सॉर्ड एनर्जी के साथ अपनी सॉर्ड को अपनी तरफ खींच कर ले आता है और योंगफे को मारने के लिए जैसे उसके करीब आता है तो यहाँ पर यूशिश वो सामने खड़े होकर कहती है कि मेरे एल्डर ब्रदर को हाथ भी मत लगाना। मगर यहाँ पर वो मास्टर तो गुस्से में पागल हो चुका होता है और वो कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम भी मारी जाओगी। उसे इस तरह देखकर गोंगफू समझ जाता है कि ये इस बच्चे को मार डालेगा, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक 4th लेवल के पीक मास्टर हो और तुम एक छोटी सी बच्चे को मारने की धमकी दे रहे हो। और वहां पर लॉन्गजी भी कहती है कि सीनियर प्लीज इस पे तरस खाइए। और वहां पे मौजूद जितने भी यंग मास्टर्स और सोल्जर्स होते हैं वो भी कहना शुरू कर देते हैं कि ये 4th लेवल का पीक मास्टर है और ये एक छोटी सी बच्ची को अगर मार डालेगा तो हम लोग बाकी लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारा हाईएस्ट रैंकिंग का मास्टर वो एक छोटी सी बच्ची को मार रहा है। और ये बातें सारी वो मास्टर भी सुन रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंगफे को, वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में जा चुका होता है जहाँ पे वो यश के साथ होता है और वो यूशन से कहता है कि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं बस हल्की सी नींद करके वापस आता हूँ। मगर यूशन कहती है कि ठीक है, अगर तुम थक गए हो तो तुम थोड़ी देर सो जा। ये कहने के बाद वो भी उसके बराबर में सो जाती है और उसका हाथ थाम लेती है और उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि योंगफे को चांशी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, जिस पर वो उन फूलों से साइड में देखता है तो उसे नज़र आता है कि वहाँ पर चांशी उसकी डेड बॉडी के ऊपर रो रही है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है और उसे दिखाई देता है कि चांशी उसकी खातिर उस मास्टर की स्वॉर्ड के सामने खड़ी हुई है और वो उससे लड़ने को भी तैयार है। ये देखते ही वो कहता है कि चांशी, मुझे उसे बचाना होगा। वो यूशी से कहता है कि मुझे माफ़ करना, पर मुझे इस वक्त जाना होगा। तो यशी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद हमारे लिए मिलने का ये सही टाइम नहीं था। तुम्हें शायद इस वक्त वहीं जाना चाहिए जहाँ से तुम आए हो, क्योंकि शायद वहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग दोबारा कभी मिल लेंगे। इतना कहने के बाद वो ड्रीम वर्ल्ड डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और योंगफाई कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी खो चुका हूँ, मगर अब मैं दोबारा से तुम्हें नहीं खोना चाहता। मगर यूशिन उसे कहती है कि हम लोग बस थोड़ी टाइम के लिए ही एक दूसरे से अलग हुए हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग दोबारा एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और योंगफाई वो अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आने के लिए एक लाइट की तरफ आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो शशि को मारने वाला होता है, तो योंगफाई होश में आ जाता है और वो शशि को पीछे खींचते हुए उस स्वॉर्ड पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस पर वो मास्टर भी हैरान हो जाता है। योंगफाई अपने पंच के साथ उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है और साथ में उस मास्टर को भी उठाकर दूर फेंक देता है। सब लोग योंगफाई पे दोबारा से हैरान होते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि योंगफाई ने अपना पूरा लाइफ स्पैन यूज करने के बाद दोबारा से लाइफ को कैसे अचीव कर लिया है। और वो मास्टर भी बिल्कुल हैरान होता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम दोबारा से रीइंकारनेट हो सकते हो। वो अपने सारे ही सोल्जर से कहता है कि देख क्या रहे हो, ये अकेला है और काफी कमजोर है, इस पर टूट पड़ो। ये सुनते ही वो पूरी की पूरी आर्मी ही योंगफाई के ऊपर टूट पड़ती है और उसे मारने के लिए जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है तो यहाँ पर योंगफाई भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और गोंगफू भी उसके साथ था। मगर इसके बाद वहां पर आसमान से एक जोरदार लाइटनिंग नीचे आकर गिरती है, जो कि वहां पे मौजूद सोल्जर्स को वापस पीछे खदेड़ देती है और उन लोगों को एक अजीब सी धाड़ सुनाई देती है। हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई ने डोंग डोंग को जिस एग में बाय हुआ वैली के अंदर एक फ्लावर में रखा था, वो फ्लावर अब टूट चुका होता है और डोंग डोंग उस एग से बाहर आ गया था। हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका था। वो फौरन से जमीन पर नीचे आता है और आते साथ कहता है कि योंगफाई, मैं यहाँ पे हूँ। मगर उसे दिखाई देता है कि योंगफाई की सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। वो उससे कहता है कि तुम्हें किसने हर्ट किया है, मुझे बस उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारा सारा गुस्सा उस पर निकालूंगा। उस ड्रैगन को वहां पर देखते ही वहां पर मौजूद लोग बिल्कुल हैरान होते हैं कि ये तो एक 5th लेवल का होली वजी ड्रैगन है। वो मास्टर उस ड्रैगन को देखते ही 9 to 11 हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। मगर जब चशी उस मास्टर की तरफ इशारा करती है तो योंगफाई कहता है इस मास्टर को यहाँ से भागने मत देना, फौरन इसका पीछा करो। ये कहते ही वो फौरन से उस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो दोनों ही फिर उसका पीछा करते हैं। और यहाँ पे ये मास्टर बिल्कुल परेशान होता है और कहता है कि ये 5th लेवल का हॉलीवजी ड्रैगन यहाँ पर कहाँ से आ गया। मगर योंगफाई दोबारा से अपनी वही डिमोनिक स्वॉर्ड क्रिएट करता है और उस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम अब हेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो पलक झपकते ही उसकी बॉडी को काटकर उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसके साथ उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। और साथ में योंगफाई अपनी स्वॉर्ड को छोड़कर नीचे गिर रहा होता है। तो डोंग डोंग
ये देखते ही फौरन से नीचे की तरफ जाता है और जाते साथ ही योंगफाई को कैच कर लेता है, जिस पर चर्ची कहती है कि ये ड्रैगन सच में काफ़ी औसम है। मगर योंगफाई कहता है कि मेरा स्वॉर्ड अटैक कैसा था, तो चर्ची कहती कि वो भी काफ़ी अच्छा था, जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से मैंगलिया को दिखाया जाता है। वो भी वहाँ उसी जगह आ पहुँचती है और उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई है, और जहाँ पे उसे लाशों का ढेर दिखाई देता है वहाँ से बहुत ज़्यादा ईविल एनर्जी निकल रही थी। और उसके साथ वहाँ पे उसे एक शख्स भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि वहाँ पे उसकी अपनी बॉडी में मौजूद ईविल स्पिरिट वो भी जाग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये मेरा नया चैनल है, इसीलिए मैं सीज़न 3 स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि आपको इस एनिमे का सीज़न 1 और सीज़न 2 मेरे इस चैनल पे नहीं मिल पाएगा। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।